अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो गॉसेस लॉ पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट और डेरिवेशन हमने की थी पार्ट नंबर 3 के अंदर। बेटा आज जो है लेक्चर 3 पार्ट 4 में हमने बेसिकली गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन डिस्कस करनी है। और एप्लीकेशंस जो हैं वो 3 हैं गॉसेस लॉ की जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं, जिसमें जो पहली एप्लीकेशन उसके 3 केसेस हैं, ठीक है। और वो तीनों केसेस हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर एक केस भी छोड़ते हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में लेके जाते हैं तो उतने अच्छे समझ में नहीं आएगी जितने अच्छे से एक ही पार्ट के समझ में आ जाएगी। लेक्चर थोड़ा सा लेंदी ज़रूर हो जाएगा, लेकिन चूँकि ज़रूरी था कि सारे केसेस जो हैं वो एक ही पार्ट में डिस्कस किए जाएं, तो इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आ जाएगा टॉपिक। और अगर ना समझ में आए तो हमेशा की तरह फिर मैं यही कहूँगा कि मुझसे आप लोग जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे या कमेंट सेक्शन में जो है पूछ लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो शुरू करते हैं अपना आज का पार्ट और देखते हैं कि पहली एप्लीकेशन की पहला केस जो है वो हमसे क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे बात कर रहे हैं, आप हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन नंबर 1। एप्लीकेशन नंबर 1 कोई क्वेश्चन नहीं है, उस जो केसेस हैं उसके क्वेश्चन है डिफरेंट, ठीक है। जो केस नंबर 1 बेसिकली आपसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज सरफेस। देखिए मेरा सवाल समझें ज़रा। जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तो वहाँ मैंने एक बात आपसे डिस्कस की थी, डेफिनेशन डिस्कस करने के बाद कहा था कि मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, समहाउ सारी चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। अब देखें गॉसेस लॉ बेसिकली गॉस ने हमें प्रोवाइड क्यों किया, इसलिए प्रोवाइड किया था ना कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस पर या किसी भी स्फेरिकल सरफेस पर एक से ज़ायद चार्ज होगा और अगर हम उस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला था, लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था और प्रूव भी किया था। अच्छा आप लोगों को याद होगा कि फाई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट वाज द फॉर्मूला ऑफ गॉसेस लॉ, यही फॉर्मूला था, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि एक आपके पास गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस क्या होता है, जिसमें एक ऐसी क्लोज सरफेस जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हों सारे के सारे चार्जेस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहें या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहें, समहाउ बात एक है, सही है। अच्छा अब देखें क्या सपोजिशन करनी पड़ेगी, क्या कंसीडरेशन करनी पड़ेगी। पहले तो कुछ वर्डिंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको सवाल दिया हुआ कह रहे हैं एक्सटर्नल सरफेस, एक आपके पास गॉसियन सरफेस है, उसके बाहर एक पॉइंट है, ठीक है। उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पी का, एक पॉइंट है हमारे पास, उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं बेसिकली। तो हम जब भी हमारे पास कोई क्लोज सरफेस होगी और जो आपका यूँ समझ लें कि जो चार्ज है वो जो चार्जेस हैं वो क्लोज सरफेस के अंदर हैं, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस सरफेस के बाहर प्रोड्यूस हो रही है, अगर हम वो जानना चाहते हैं हमारे पास कोई फार्मूला होना चाहिए। उस फार्मूले को ड्राइव करने के लिए, उस फार्मूले को बनाने के लिए जो मेहनत है वो हमने केस नंबर 1 में की है, ठीक है। तो स्टार्ट लेते हैं, कुछ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मैंने लिखवाया वो आप लोग बिल्कुल लिखिएगा, जो है बिल्कुल इसमें यूँ समझ लीजिए कि सुस्ती मत कीजिएगा वरना नंबर्स कट जाएंगे, ठीक है बेटा। देखिए आपसे क्या कह रहे हैं, सपोज अ चार्ज क्यू इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ए, ठीक है। देखें जो यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस है उसमें आपने बहुत सारे यूनिफॉर्मली जो स्फेरिकल सरफेस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो स्फेरिकल सरफेस है जिस पे चार्ज क्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए में, और उस स्फेरिकल सरफेस जो रेडियस है वो क्या बेटा ए है। हम चाहते क्या हैं, टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, हम पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। अच्छा बच्चों पॉइंट पी है किधर, विच इज एट अ रेडियल डिस्टेंस आर। अच्छा रेडियल डिस्टेंस किसको बोला है, जरा इसको समझें। एक तो होता है रेडियस, रेडियस क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्किल से लेके सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। रेडियल डिस्टेंस क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्किल एंड द पॉइंट पी इज कॉल्ड रेडियल डिस्टेंस, यानी कि सेंटर ऑफ द सर्किल से लेके जहां पॉइंट पी मौजूद है वो फासला जो है वो डिस्टेंस जो है हमने बेसिकली रेडियल डिस्टेंस कहा है यहाँ पे, ठीक है। अब चूंकि पॉइंट पी जो है वो सरकमफेरेंस से बाहर है, आउट ऑफ द सर्किल है, एक्सटर्नल फ्रॉम द सरफेस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर रेडियल डिस्टेंस जो है वो सर्किल के रेडियस यानी कि ए से ग्रेटर देन होगा। ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा कहाँ से रेडियल डिस्टेंस क्या होता है मैंने बता दिया आप लोगों को, इसलिए मैं लिखवाया फ्रॉम सेंटर ओ। आगे क्या है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी does not remain same everywhere as it varies inversely with the square of the radial distance। बड़ी प्यारी बात है। देखें जैसे जैसे आप सेंटर ऑफ सर्किल से दूर जाते रहेंगे, सही है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कम होती रहेगी। क्या कम होगी, स्क्वायर टाइम्स कम होती रहेगी, सही है। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके थे कहाँ पर,
गॉस के कूलम्स लॉ के अंदर, ठीक है ना, कि जनाब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, अगर सेम चार्जेस हैं तो। अगर आपके पास सॉरी डिफरेंट चार्जेस हैं तो अगर आपके पास सेम चार्जेस है और रिपल्जन भी क्या हो जाएगी, इसका मतलब यही होगा कि रिपल्जन भी क्या होगा, बढ़ जाएगी आपके पास। अच्छा, कहने का मकसद क्या है, इन शॉर्ट बात को मुख्तसर करते हैं कि जब भी आपके पास चार्ज सेंटर में है, जब चार्जेस सेंटर में हैं तो जितना ज़्यादा दूर जो है वो आपके पास लोकेशन होगी जहां आप निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उतना जितना दूर चले जाओगे उतनी ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और जितना करीब होगे चार्जेस से उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। सही हो गई बात ये वाली। तो आई होप की बात समझ में आ गई। दूर जा रहे हो तो स्क्वायर टाइम्स कम हो रही है, करीब आ रहे हो तो स्क्वायर टाइम ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब कह रहे हैं देयर फोर वी डिवाइड द होल सरफेस इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ इक्वल एंड स्मॉल फ्लैट सरफेसेस ऑफ एरिया डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN। हमने क्या किया, पूरी स्फेरिकल सरफेस को जो है वो छोटे 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 टुकड़ों में यानी कि एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। सही हो गई बात यहाँ तक। हमने क्या किया, पूरी सरफेस को डिवाइड कर दिया, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3। लास्ट टाइम भी हमने काम किया था कि सरकमफेरेंस जो था बेसिकली वो छोटी 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 हमने आर्क्स बना ली थी, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। यही काम यहाँ पे भी किया है कि जो पूरा स्फेरिकल सरफेस है उसके हमने टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अच्छा, अब क्या हुआ, जब टुकड़े कर दिए छोटे छोटे तो एक एलिमेंट का जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, डेल्टा A1 कहलाएगा, दूसरे एलिमेंट का डेल्टा A2, तीसरे का डेल्टा A3, और जो आखिरी एलिमेंट बनेगा, आखिरी हिस्सा बनेगा, उसका एरिया क्या होगा, डेल्टा AN होगा। सही हो गई बात ये वाली। तो जाहिर है हर एरिया के ऊपर फ्लक्स भी कैसा होगा, उसके रिस्पेक्ट से होगा। जैसे अगर पहला एलिमेंट है, पहला हिस्सा, तो उसके बाद फ्लक्स φ1, दूसरा हिस्सा फ्लक्स φ2, तीसरा तो φ3 और आखिरी तो φn हो जाएगा। अगली स्लाइड में मैंने स्टार्ट यहीं से लिया जो मैं बोल रहा हूँ। देखें आपसे क्या कह रहे हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस से जो आपके पास फ्लक्स पास हो रहा होगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखें, फाइंड आउट करने वाले एक और चीज़ समझ लें, डायग्राम यहाँ पर ये देखें, ये बात कर रहे थे ना हम सर्किल की, ये सर्किल है जिसका रेडियल डिस्टेंस क्या है, यहाँ से रेडियल डिस्टेंस जो वो R है सेंटर से लेके पॉइंट P तक, और रेडियस क्या है, A है। सही है, और पॉइंट P कहाँ है बेटा, देख रहे हैं ना आप लोग, इस स्फेरिकल सरफेस से बाहर है पॉइंट P, ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। फिर आपसे कह रहे हैं कि इस पूरी सरफेस पे मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो आपने क्या किया, जो आपने इस पूरे हिस्से को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया था, उस पहले आपने तमाम के तमाम हिस्सों का फ्लक्स क्या करना है, ऐड कर लेना है। कैसे ऐड करेंगे, ये देखें, होगा फ्लक्स क्या, आप जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डेल्टा एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स, ठीक है। तो पहले वाले का फ्लक्स होगा ई डेल्टा A1, दूसरे वाले एलिमेंट का फ्लक्स होगा ई डेल्टा A2, और आखिरी वाले एलिमेंट का जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ई डेल्टा AN होगा। हम क्या करेंगे, तमाम के तमाम फ्लक्सेस को ऐड अप कर लेंगे। जब ऐड अप कर लेंगे तो कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, हम इसको लिखेंगे हम बेटा phi इज इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 अप टू φn। इन यहाँ पर तमाम की तमाम फ्लक्सेस की वैल्यूज पुट हो जाएंगी। ये देख लीजिए बेटा, वैल्यूज पुट होंगे इसमें, इसकी वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू भी शायद पुट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब देख रहे हैं आप कि ई जो है वो हर जगह कॉमन है। आपने क्या किया, ई कॉमन निकाल लिया। जब आपने ई कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 बच गया। ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, अप टू डेल्टा AN तक बच गया आपके पास। अच्छा, उसके बाद आप एक बात जानते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू एक और बात आप जानते हैं वो क्या, कि जब आप इन तमाम के तमाम एरियाज को प्लस कर लेंगे तो समेशन ऑफ एरिया आ जाएगा। यानी कि जो तुमने छोटे छोटे टुकड़े किए ना, इसके छोटे छोटे टुकड़ों जब वापस प्लस कर लोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ऑल ओवर द सरफेस का एरिया आ जाएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसी को, समेशन ऑफ डेल्टा ए। यानी कि मकसद ये कि जब तमाम छोटे छोटे एलिमेंट्स को प्लस करें तो वापस हमें सर्कुलर सरफेस मिल जाएगी। एंड द एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस इज 4πr²। हम ये बात जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो अब क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, वेयर समेशन ऑफ डेल्टा ए इज द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस विच इज़ 4πr²। ये वाली बात समझ में आ गई, ये वाला पॉइंट समझ में आया। जब छोटे छोटे हिस्से कर दिए थे इस पूरी सरफेस के, ठीक है, उन छोटे छोटे हिस्सों का दोबारा जब एरिया प्लस किया, यानी समेशन ऑफ डेल्टा ए किया, तो वापस वो क्या बन गई, गॉसियन सरफेस बन गया। गॉसियन सरफेस है कैसी, स्फेरिकल सरफेस है। और स्फेरिकल सरफेस का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 4πr² फॉर्मूला होता है, बचपन से जानते हैं इस बात को हम। तो बेटा क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ डेल्टा ए की जगह हमारे पास 4πr² आ जाएगा। तो ये देखें क्या आ गया, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास phi इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाई बाय 4πr², ठीक है। एंड दिस इक्वेशन इज टर्म्ड एज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमने क्या किया,
देखिए उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, जाहिर है कि एप्लीकेशन हम गॉसेस लॉ पढ़ रहे हैं और गॉसेस लॉ का तस्करा ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। तो गॉसेस लॉ के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो बेटा क्या होता है, जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है सॉरी, वो क्या होता है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा क्या होता है बेटा फॉर्मूला, Q इज इक्वल्स टू फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अब देखें जब ये आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 आई हुई है वो आपके पास आई हुई है फाई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर, और जो गॉसेस लॉ का फॉर्मूला होता है वो आपकी स्क्रीन पे सामने नजर आ रहा है। दोनों इक्वेशन फाई के इक्वल है। हमने क्या किया, दोनों को जो है कंपेयर कर लिया। क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव E multiplied by 4 pi r square is equals to Q upon epsilon naught. We want to find the electric field intensity. सही है, तो हम ये निकालना चाहते हैं 4 pi r square पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज क्या बन गया आपके पास, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। गॉसेस लॉ की मदद से आप किसी भी स्फेरिकल सरफेस के बाहर जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहें तो द फॉर्मूला इज 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट इज द फॉर्मूला। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो है वो आपका केस नंबर 1 जो है वो ख़त्म हो गया। अच्छा ज़्यादातर जो है वो यही पूछते हैं, ये वाला केस ही पूछते हैं, केस नंबर 2 और 3 इतना नहीं पूछते। ठीक है, अगर केस 2 और केस 3 पूछ लें फॉर एग्जांपल तो आप इस इक्वेशन को रेफरेंस बनाते हुए आगे काम करेंगे। इसी वजह से मैंने इसका नाम क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि मुझे तो केस नंबर 2 भी पढ़ाना है और 3 भी पढ़ाना है, तो इसी के रेफरेंस को मैंने इस इक्वेशन को रेफरेंस बनाते हुए केस नंबर 2 करना है। ठीक है, केस नंबर 2 क्या है, आइए बेटा देखते हैं। केस नंबर 2 में आपसे क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज सरफेस। देखें पहले पॉइंट P पर निकाली थी, जो कि पहले पॉइंट P कहाँ था, चार्ज सरफेस से बाहर था। अब पॉइंट P कहाँ है, एट द सरफेस, यानी कि सरफेस के बिल्कुल सरकमफेरेंस पे मौजूद है, सरफेस पे मौजूद है वो पॉइंट जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हो। सही है, अब तुम क्या करोगे, लिखोगे क्या कि व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज सरफेस देन रेडियल डिस्टेंस विल बी। अब देखो जो पॉइंट P आ गया है कहाँ पर, सर्कमफेरेंस पर, यानी कि रेडियल डिस्टेंस क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्किल से लेकर पॉइंट P तक का डिस्टेंस। पॉइंट P भी सर्कमफेरेंस पर आ चुका है, मतलब कहने का ये है कि अब रेडियस और रेडियल डिस्टेंस दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, R इज इक्वल्स टू A हो जाएगा। ठीक हो गई बात यहाँ तक। अच्छा R इक्वल्स टू A हो गया तो इक्वेशन 3 जो पीछे बनाकर आए हो, तुम क्या बनाकर आए हो, E इक्वल्स टू 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब R बराबर है A के, तो R की तुम क्या पुट कर दोगे, A पुट कर दोगे, तो इक्वेशन तुम्हारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी E इक्वल्स टू 1/4 पाई A स्क्वायर इंटू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब पूरी सरफेस पर जो है क्या है, सरफेस पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली हुए हुए हैं। ठीक है, अब जो एरिया है जिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं वो सरफेस ही है। ठीक है, एक और नया कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से मिलेगा कि जब एक सरफेस पर क्या हो, बहुत सारे चार्जेस क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हों, तो एक और नई फिजिकल क्वांटिटी वहाँ पर जनरेट हो जाती है जिसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली कि चार्जेस ओवर एरिया, कहीं पर अगर चार्ज है, ठीक है, और जाहिर है कि चार्ज जहाँ पे मौजूद होंगे वो किसी न किसी सरफेस एरिया पर मौजूद होंगे। अगर हम उस सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना चाहते हैं कि वो सरफेस जो है कितना ज़्यादा जो है इंटेंस है चार्जेस के लिहाज से, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखें लिखा हुआ होगा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर कि इफ सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी देन क्या फॉर्मूला है, चार्ज ओवर एरिया। चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे Q से कर रहे हैं, एरिया को किससे करते हैं, कैपिटल A से करते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पर कि डायग्राम डिस्कस करता हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि सिग्मा इज इक्वल्स टू Q ओवर एरिया। क्या है, ओवरऑल एरिया क्या है आपके पास, 4 पाई A स्क्वायर है, क्योंकि सिर्फ ये पूरा एरिया है गॉसियन सरफेस का वो क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर है। क्योंकि यहाँ पर रेडियल डिस्टेंस और बेसिकली रेडियल डिस्टेंस वाला एरिया जो है वो वही एरिया हो गया जो आपके पास सरफेस का एरिया था, लेकिन फ़र्क क्या आ गया कि आर की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्या बन जाएगा, 4 पाई A स्क्वायर बन जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए, Q की वैल्यू चाहिए। 4 पाई A स्क्वायर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Q की वैल्यू तुम्हारे पास क्या बन गई, Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई A स्क्वायर। डायग्राम डिस्कस करने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि
कोई इतने मुश्किल बात नहीं है। देखें ये गॉसियन सरफेस है और अब पॉइंट पी कहाँ है, सर्कमफ्रेंस के ऊपर, तो रेडियल डिस्टेंस और रेडियस दोनों बराबर हो गए, तो मैंने नीचे लिख भी दिया कि r इक्वल्स टू a हो गया। अब क्या करोगे कि इस q की वैल्यू तुम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दोगे। जब इक्वेशन नंबर 4 में पुट करोगे तो कुछ रिजल्ट यूँ होंगे, देखो क्या रिजल्ट बन जाएंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन नंबर 4। जब तुमने पुट करवा दिया इक्वेशन नंबर 4 के अंदर तो क्या बन गया, e इज इक्वल्स टू 1/4 पाई a स्क्वायर इनटू सिग्मा 4 पाई a स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई a स्क्वायर यहाँ ऊपर भी मौजूद है, नीचे भी मौजूद है, ऊपर से नीचे कैंसिल हो गया। तो तुम्हारे पास जब भी तुम ये चाहते हो कि तुम किसी भी गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लो, तो तुम्हारे पास फॉर्मूला बेटा क्या होगा, फॉर्मूला तुम्हारे पास होगा e इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा, अच्छा उसके बाद अब क्या करना है कि अब जो काम है, अब तुम्हारे पास पॉइंट पी कहाँ आ गया, इनसाइड द सरफेस आ गया। सही हो गई बात यहाँ तक। अब तुम ये चाहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुम क्या कर लो, उस सरफेस के अंदर फाइंड आउट कर लो। देखते हैं अंदर जब फाइंड आउट करोगे तब फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या होगा। आइए बेटा देखें, केस नंबर 3 आपसे क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब स्फेरिकल चार्ज सरफेस यानी गॉसियन सरफेस के अंदर आ चुका है वो पॉइंट जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। जब अंदर आ गया पॉइंट तो देखें उससे आपके पास नुकसान क्या हुआ। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आपने क्या चाहते हैं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी डिटरमाइंड इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस देन पॉइंट पी विल बी सिचुएटेड एट रेडियल डिस्टेंस। अब रेडियल डिस्टेंस क्या बन गया, रेडियस से भी छोटा हो गया, क्योंकि रेडियस क्या है, सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन चूंकि अब आपके पास पॉइंट पी अंदर आ चुका है तो रेडियल डिस्टेंस जो वो छोटा हो गया, रेडियस बड़ा हो गया। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों के। और अब जो है देखें, जब आप ये चाहते हैं कि आप क्या फाइंड आउट कर लें कि किस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लें, कहाँ पर बेटा, उसके सरफेस के अंदर। तो मकसद क्या होता है कि वो सरफेस के सारे पॉइंट जो हैं, देखें कोई भी सरफेस जो है उसके बाहर या उसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होती है, अंदर क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स जो है वो सेंटर से जाएगा तो बाहर जाके क्या करेगा, सर्कुलर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट नहीं होगी। कहाँ जनरेट होगी, सरफेस से बाहर होगी, सरफेस के ऊपर होगी। सेंटर में अगर चाहते हो या ये चाहते हो कि जहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए में तो वहीं चेक कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना, तो वहाँ पर जो है वो तुम फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसका रीज़न एक तो ये है कि तुम्हारे पास चार्जेस जितने भी हो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्यों जीरो हो जाएंगे, इसलिए जीरो हो जाएंगे क्योंकि जो आप चेक कर सकते हैं रिजल्ट, जो टेस्ट चार्ज बेसिकली होता है वो कहाँ होता है, किसी ना किसी डिस्टेंस पर होता है। जब डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास रेडियल डिस्टेंस जो है वो छोटा हो जाएगा रेडियस से, तो चार्जेस क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। क्या चार्जेस जीरो क्यों हो जाते हैं, वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि देखें सारे के सारे चार्जेस जो है वो बाहर चले गए। बाहर क्यों चले गए, क्योंकि तुम टेस्ट चार्ज को उठा के यानी कि उस पॉइंट को उठा के अंदर लेकर आ गए हो, तो वो चार्जेस सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, सरफेस पर चले। देखो चार्जेस जो है वो सरफेस पर होंगे, सरफेस से बाहर होंगे, सरफेस के अंदर चार्जेस नहीं हो सकते। ठीक है, इस वजह से क्या है, क्यू की वैल्यू तुम्हारे पास जीरो होती है। जब सरफेस के अंदर चार्जेस है ही नहीं तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के अंदर मौजूद ही नहीं होती, सरफेस से बाहर होती है या सरफेस की सरफेस पर होती है। ठीक है, इनसाइड द सरफेस नहीं होती। सही हो गई बात यहाँ तक। अच्छा उसके बाद क्या करें कि जब तुम्हारे पास चार्जेस ही नहीं है तो इसका मतलब ये कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इनसाइड द सरफेस कुछ होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया, चार्जेस अपॉन एरिया। चार्जेस जीरो है तो इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी भी जीरो है, तो तुम क्या लिखोगे, सिग्मा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब जो लास्ट डेरिवेशन में तुम वैल्यू निकाल कर आए हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो क्या आती है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जब सिग्मा की वैल्यू जीरो हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कहने का मकसद क्या है, ये इक्वेशन तुम ड्राइव करके आए हो, सिग्मा की वैल्यू जीरो है, जीरो अपॉन समथिंग क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ई की वैल्यू तुम्हारे पास जीरो हो गई। देखें ये डायग्राम से भी आप लोगों को वाज़ेह हो जाएगा कि सरफेस पे तो चार्जेस हैं, यहाँ पर तो हम मालूम कर सकते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, यहाँ मालूम भी की है, लेकिन जब तुम्हारा जो पॉइंट है जिस पे मालूम करना चाहते थे वो सरफेस से अंदर आ गया तो यहाँ कोई चार्जेस मौजूद नहीं है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट क्यों कहा था, इसीलिए कहा था कि पूरी सरफेस पर क्या हुए हुए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं चार्ज, सरफेस के अंदर नहीं है, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी जीरो हो गई। जब सरफेस चार्ज डेंसिटी जीरो हो गई तो इसका मतलब ये होता है कि इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। और यहाँ पर जो है आपका लेक्चर नंबर 3 का जो पार्ट 4 है बेसिकली वो पूरा हो गया। कोई सवाल हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, मुझे आपको ना समझ में आया हो तो बेटा मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।